ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार विनय कुमार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो कल बुधवार को हुई राजधानी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी अध्यक्षता की, उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये वो फैसले हैं जिनके परिणाम काफी दूरगामी होंगे और किसानों को लेकर, अनुसंधान को लेकर और यूरिया को लेकर, जिससे कि हमारी उपज में केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम उपयोग हो, इसको लेके केंद्रीय कैबिनेट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। और किसानों के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खाद सब्सिडी जारी रहेगी, ऐसा केंद्रीय कैबिनेट ने कहा। और ये भी फैसला हुआ कि जो गैर जैविक खाद है उसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो शेखर, इन महत्वपूर्ण फैसलों के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल विनय जी, जैसे आपने कहा ये बड़े डिसीजंस है और खास करके जो एक प्रकार से पैकेज कह सकते हैं किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, तो जो कल जो फैसला हुआ है उसमें ये तय हुआ है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा कृषि होनी चाहिए देश पे जो पर्यावरण को भी ध्यान रखे और जमीन की भी ध्यान रखे, सॉइल की फर्टिलिटी को भी ध्यान रखे। तो उस हिसाब से हमने देखा है कि पहली बात तो जो खुशखबरी है कि जो सब्सिडी सरकार दे रही है किसानों के लिए वो जारी रहेगा और किसानों के लिए जो यूरिया है वो उसी रेट पे मिलेगा जो रेट पहले से चला रहा है, वो है 242 रुपया, वो भी 45 किलो बैग के लिए। सो इसीलिए हमने देखा है कि 3,68,000 करोड़ का जो कमिटेड है ऑलरेडी यूरिया सब्सिडी पिछले 3 साल से चला रहा है, मतलब 2022-23 और 2024-25, तो ये जारी रहेगा। और साथ में ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की भी बात हुई है जिसमें 38,000 करोड़ इस खरीफ सीजन में भी दिया जाएगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात बड़ा स्पष्ट है विनय जी कि किसानों को यूरिया खरीदने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यूरिया तो हमें काफी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है और बाहर जैसे आपके देख रहे हैं कि जो प्राइसेस फ्लक्चुएशन बहुत होती है, तो सरकार इसने तय किया कि जितना भी प्राइस में फ्लक्चुएट हो, उतार चढ़ाव हो, वो सरकार ऑब्जर्व कर लेगी ताकि हमारे किसानों भाई पर कोई असर न पड़ेगा। और आज के तारीख में जो एमआरपी है यूरिया पे, जैसे मैंने कहा 242 रुपया है। ये सब मिला के अगर आप देखेंगे तो ये सरकार चाहती है कि एक तरफ यूरिया की यूज चलता रहे, किसान पर कोई बोझ ना पड़े, और दूसरी चीज जो बार बार हम देख रहे हैं कि सरकार चाहती है कि बाकी जो यूरिया में भी एक प्रकार से जो नैनो यूरिया की बात हो रही है। देखिए नैनो यूरिया का मतलब है कि आप एक कंट्रोल्ड मैनर से, एक कंट्रोल तरीके से आप जो जरूरत है, जो न्यूट्रिएंट जरूरत है उसी को आप एफिशिएंटली करो और उसमें भी कॉस्ट ना बढ़े। और सरकार सबसे बड़ी अच्छी खबर यही है कि हम 2025-26 तक आत्मनिर्भरता हो जाएगी, क्योंकि कई फर्टिलाइजर प्लांट्स खुल जाएंगे। आपके नानो यूरिया खास करके 8 प्लांट खोलेंगे और जिसका जो टोटल प्रोडक्शन होगा 1,95,000 का जो मीट्रिक टन की जो बनेगा वो कन्वेंशनल यूरिया भी होगी और ये नैनो यूरिया भी होगी। और शेखर, इसमें एक और पीएम प्रणाम के नाम से एक नई योजना को भी कैबिनेट ने अपनी बैठक में स्वीकृति दी। इसके अंडर जो ऐसा होगा, जो वैकल्पिक खाद को प्रोत्साहन देने के लिए 1451 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जो ये बात है पीएम प्रणाम की जो योजना है शेखर, इसमें भी 1451 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का जो पीएम प्रणाम, देखिए धरती माँ हमारे सबके रिक्वायरमेंट्स के लिए तो पर्याप्त है, धरती माँ हमें देती रहती है, लेकिन हमें भी ये ध्यान देना चाहिए। देखिए विश्व भर में ये सोच आ गया है कि इतना अगर फर्टिलाइजर केमिकल यूटिलाइज करेंगे तो मिट्टी की जो पोल्यूशन होती है, साथ में पर्यावरण की भी, ये अपने आप में बड़ा चिंता के विषय है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर पड़ता है। इसलिए सरकार ने पिछले बजट में भी ये फोकस दिया था कि भाई जितना हो सके हम नेचुरली फार्मिंग करें। जापान कई इस नेचुरल फार्मिंग में काफी आगे बढ़ा है, जहाँ पे कुछ नहीं डालते, कुछ खाद नहीं, कुछ नहीं, अपने आप जो नेचुरली आता है और उसमें जो फल, उसमें जो सब्जियां ग्रो करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और इस बार जो सरकार ने जो तय किया है तो खास जो है कि ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कोई केमिकल नहीं, बिना केमिकल जो खाद जो बनाया जाता है, उसका उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, गोवर्धन इनिशिएटिव करके, जिसमें भारत ब्रांड के नाम पे 3 प्रकार के जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ये हो रहा है। और साथ में जो पराली को लेकर हमारी चिंता होती है, जैसे
आपको विंटर आ जाएगा तो बहुत चिंता होती है। दिल्ली जैसे शहर में कि बड़ा पोल्यूशन होता है कि जो पराली को जलाया जाता है। सो सरकार चाहती है उसको भी कैसे हम कन्वर्ट करके एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में कैसे उसको बदला जाए, तो वो भी एक इसी कार्यक्रम में आता है। और सबसे बड़ी बात, आपने भी सल्फर कोटेड यूरिया की बात देखिए, कुछ तो केमिकल की जरूरत है, जैसे सल्फर कोटेड की बात है, बट सरकार चाहती है उसमें भी ज्यादा कॉस्ट न हो, क्योंकि इनपुट कॉस्ट इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए विनय जी, जो सरकार की सोच जो है किसान और कृषि उत्पादन को लेकर, यही है कि केमिकल फर्टिलाइजर तो आप थोड़ा रोक नहीं सकते, पूरा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि बिना फर्टिलाइजर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने श्रीलंका में देखा, उन्होंने पूरा केमिकल बंद करके ऑर्गेनिक पर चला गया, फिर उनकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट हुआ, वो बड़ा अपने आप क्राइसिस हुआ। सरकार उस तरह की हालत नहीं चाहती है। केमिकल खाद उत्पादन जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ में जितना हो सके वो नेचुरल फार्मिंग करे, और जितना हो सके मिट्टी की ध्यान दे, नैनो फर्टिलाइजर की ध्यान दे, और ये जो ऑर्गेनिक खाद की हम बात कर रहे हैं उसका भी हो, ताकि माँ धरती को भी हम सस्टेन करते रहे और माँ धरती को भी रीएनर्जाइज करते रहे। बिल्कुल, रीजनरेट करती रहे। जैसे मनसुख मंडाविया ने कहा, मंत्री जी ने, कि पीएम प्रणाम के तहत सरकार मिट्टी की सेहत को सुधारने की दिशा में काम कर रही है और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने से बचने वाली सब्सिडी का 50% संबंधित राज्य को भी दिया जाएगा। पिछले साल किसान सम्मान निधि, उर्वरक सब्सिडी, अन्य प्रोत्साहन राशि को मिला दें तो देश में 12 करोड़ किसानों में से प्रत्येक को लगभग 53,000 की सहायता मिली है। दूसरी ओर आपने गोवर्धन की भी बात की। गोवर्धन संयंत्रों से जो जैविक उर्वरक होंगे वो भारतीय ब्रांड FOM, LFOM और PROM के नाम से उनको ब्रांडेड किया जाएगा। और जहां आपने पराली की भी बहुत अच्छी आपने बात कही, और जहां श्रीलंका की बात थी, वो तो सब जग जाहिर है कि किस तरह से श्रीलंका में जो क्राइसिस हो गई थी। और दूसरी ओर भारत अब सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश विश्व में बन गया है। तो ये भी बिल्कुल सरकार की सोच ठीक है कि कुछ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग थोड़ा कम हो, मगर लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ ना हो, और हमारा जो फूड की प्रोडक्शन है और जो खाद्य पदार्थों की हमारी प्रोडक्शन है उसको भी बराबर प्रोत्साहन मिलता रहे। तो इसके लिए मैं समझता हूँ इन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय, एक उचित मिश्रण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अच्छी तरह से आपने इसकी जो इम्पोर्टेंस की बात जो की है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए कि किसान को भी फायदा हो, किसान पर बोझ ना हो। और दूसरी बात, ये खाद को लेकर जो सरकार की सोच है वो भी किसान भाइयों को भी समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक कंफ्यूजन आ जाता है, क्या केमिकल फर्टिलाइजर बंद हो जाएंगे अगर नेचुरल फार्मिंग जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, दोनों साथ में चलेगा। और सरकार ने भी तय किया कि एक पायलट स्कीम के रूप में जो गंगा के किनारे काफी इलाकों को आइडेंटिफाई किया है जहां पे ये नेचुरल फार्मिंग वो प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी ओर शेखर, एक और महत्वपूर्ण फैसला जो केंद्रीय कैबिनेट ने लिया उसमें ये था कि देश में जो शोध की संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो जो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें इससे संबंधित विधेयक के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो इसका मतलब है कि अगले इस विधेयक को संसद के अगले होने वाले सत्र में पेश किया जाएगा। और ये विधेयक साइंस एंड एनर्जी इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 का स्थान लेगा। इसकी जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। कल कहा कि ये कदम शोध का माहौल बनाने और देश की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से बेहद अहम है। और ऐसा भी शेखर, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो भारत में हमेशा संसाधनों की कमी और फाइनेंस की कमी, वित्तीय सहायता की कमी के कारण इतना रिसर्च के ऊपर जितना खर्च होना चाहिए जीडीपी का वो नहीं हो पाता। और भारत में, जैसा ये कैबिनेट ने नोट किया इसको, कि 0.7% जीडीपी का खर्च हुआ है 3 वर्षों में शोध पर। और जहां अगर देखें इजराइल जैसे देश में तो 4.9% होता है ये, चीन में 2.1 होता है और दक्षिण अफ्रीका में 0.8% होता है। तो ये भी एक, मैं समझता हूँ, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और समय के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला फैसला है। क्योंकि भारत में अगर रिसर्च अनुसंधान के ऊपर जोर नहीं होगा तो हमें अपने देश के लिए जो विकसित की जानी चाहिए तकनीक और विभिन्न क्षेत्रों में जो होना चाहिए रिसर्च, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर इससे मिलेगा, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, हमारे देश में रिसर्च को लेकर हमेशा एक प्रकार से एक कमी रही है। मतलब हमारे यूनिवर्सिटीज, हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे और R&D लेबोरेटरीज हो, और हमेशा ये लग रहा था कि इतने बड़े देश में जितने हमारे पास साइंस पूल ज्यादा है, रिसर्च टीम्स की भी ज्यादा, मतलब कई लोग रिसर्च में लगे हुए, लेकिन
उनकी कामों में लगता है कि और भी कर सकते हैं, उनकी क्षमता जितना है उस क्षमता का पूरा फुलफिल नहीं हुआ है। तो ये जो कानून लाया जाएगा पार्लियामेंट में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हो रही है, एक नया फाउंडेशन बनेगा। और इसका बड़ा कारण विनय जी ये है कि जो हमारी राष्ट्रीय जो शिक्षा पॉलिसी है उसमें ये तय हुआ था कि कम से कम 2023 से लेकर 2028 तक हमें कम से कम 50,000 करोड़ रिसर्च को लेकर हमें खर्च करना चाहिए। और इस दृष्टि से ये जो फाउंडेशन जो बनेगी, और इस फाउंडेशन जैसे आपने कहा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहेगी, और इसका एक गवर्निंग बॉडी होगा जिसमें जो मशहूर और लीडिंग रिसर्चर्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं कई डिसिप्लिन्स के, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट रहेंगे इस बोर्ड के, और हमारे जो मंत्री हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो रहेंगे, शिक्षा मंत्री भी रहेंगे, और इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो डे टू डे फैसले पर ध्यान देगी, वो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उसमें उसके चेयरमैन रहेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए, जो प्रधानमंत्री कई बार इसको स्ट्रेस किए कि हमारे जो अनुसंधान की जो एफर्ट्स है उसमें इंडस्ट्री को भी जोड़ना चाहिए, एकेडमिक यानी एकेडेमिया को भी जोड़ना चाहिए, और सरकार के जो डिपार्टमेंट्स है रिसर्च में लगे हुए हैं उनको भी इसमें लेकर, और ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जो रिसर्च की जो भी आउटपुट है वो हमारी इंडस्ट्री को भी बेनिफिट करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी बेनिफिट करना चाहिए, और किसान और बाकी जितने जो है लोग बेनिफिट कर सकते हैं। कि बार बार प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ठीक है हमें रिसर्च काफी बेसिक साइंसेज भी होनी चाहिए और अप्लाइड में भी होनी चाहिए, लेकिन ये फाउंडेशन का ज्यादा ध्यान ये होगा फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्री, मतलब आप लेबोरेटरी में जो भी अनुसंधान हो रहा है उसका डायरेक्ट जो पे ऑफ होनी चाहिए, जो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलना चाहिए, और बाकी जो क्षेत्र है उनको भी बेनिफिट मिलने चाहिए। और वैसे तो शेखर हमारे पास CSIR जैसी संस्था भी है जिसके करीब 40 के लगभग लैब्स हैं, प्रयोगशालाएं हैं देश भर में। और जैसे आपने कहा कि फ्रॉम लैब टू द फील्ड टू द पीपल, लोगों तक पहुंचनी चाहिए टेक्नोलॉजी, तो वो लोग भी काफी रिसर्च CSIR के वैज्ञानिक भी करते रहते हैं। और मगर दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण एक बिंदु रखा वो ये कि ये फाउंडेशन बनने से जो जितने विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं और उनके जो शोध संस्थान हैं और प्रयोगशालाएं हैं, उनके होने वाले शोध को एक मंच पर लाने के लिए ये मैं समझता हूँ काफी सहायक सिद्ध होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक पूरे देश में नेशनल लेवल पर। जैसे छोटा सा देश है इजराइल, देखिए उसकी GDP का 4.9% वो खर्च करता है सिर्फ रिसर्च के ऊपर। और इजराइल में देखिए आप कितनी उन्नत तकनीक वहां पर उन्होंने विकसित करी है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे डिफेंस को लेकर हो, चाहे किसी भी एरिया में आप देख लीजिए। और दूसरी ओर दक्षिण कोरिया जैसा छोटा देश है वो भी 4.5% खर्च करता है, जर्मनी 3.1% अपने GDP का खर्च करता है। तो ये देखते हुए भी भारत जिससे डिपेंडेंट ना रहे, निर्भरता कम हो दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। आपने CSIR की जिक्र की, मैंने कई CSIR लेबोरेटरीज विजिट किया है और देखा है कि उनमें बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो काम आप पिछले अगर देखेंगे 10-15 साल में कई उन्होंने बहुत चीजें जो की है, जो हमारे लिए कई चीजें पेटेंट हुई है, जो बाहर से आपको वो टेक्नोलॉजी मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से गैप है। ये गैप ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अनुसंधान में। तो एक फाउंडेशन बना के जिससे इंडस्ट्री को अगर आप जोड़ लेंगे, और सरकार चाहती है कि भाई रिसर्च ऐसा हो उसमें भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो। बिल्कुल सर। और हम समझते हैं कि जो केंद्रीय कैबिनेट ने ये महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, इससे आने वाले महीनों में देश को जरूर लाभ प्राप्त होगा और इस नई दिशा में एक महत्वपूर्ण ये फैसले साबित होंगे। शेखर, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और पत्रकार विनय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airenergytalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।